Hello, good morning, students. Welcome to our channel. Today we'll start a new chapter of geography of class 12th, and the name of the chapter is World Population Structure. It's a chapter number 4 of your book, World Population Structure. In this chapter we will discuss about the population structure of the world, including with India. Especially with this title of this chapter, a question arises in our mind that what is the requirement to know about the population structure of any a territory or what. So first of all, when we think about that question, some important aspects comes in our mind that the study and analysis of the structure of population is extremely important for the planning of regional development of an area. अगर हमें किसी भी रीजनल एरिया के डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी है तो उसके लिए हमें वहाँ के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ के जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं उनके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का ये डेवलपमेंट होना चाहिए, कि कितने हमें इसके लिए जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी एंड ऑल दैट। इसके अलावा वहाँ के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे हैं। सो इन सारी चीज़ों के लिए किसी भी इस तरह के अगर कोई एरिया में, किसी भी रीजनल एरिया में इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोसेस को अगर हम वहाँ पर अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अंडर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर स्टडीड। अब जब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, यानी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के तहत कौन कौन सी बातें जो हैं वो स्टडी की जाती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है एज ग्रुप या एज स्ट्रक्चर। एज ग्रुप इन द सेंस जहाँ पर कि आपको डिफरेंट एज ग्रुप्स की पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि 0 to 14 कैटेगरी के जो है वो कितने पॉपुलेशन है, 15 to 59 कैटेगरी के कितनी पॉपुलेशन है, एंड 60 प्लस या 65 प्लस पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। तो इसे हम एज स्ट्रक्चर कहते हैं। आफ्टर दैट इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेल फीमेल रेशो, यानी सेक्स रेशो, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है वो बेसिकली जो इसका डेवलपमेंट है वो हम प्रॉपर्ली देख पाते हैं। तो जो सेक्स रेशो है उसे भी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में स्टडी किया जाता है। आफ्टर दैट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो लोग हैं वो काम क्या करते हैं, डेवलपमेंट उसी के बेसिस पर होगा कि जिस हिसाब से उन लोगों की उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस होगी, उनके जो उनके जॉब्स होंगे कि वो कि किस तरह के ऑक्यूपेशंस को उन्होंने जो है वो ऑक्यूपाई वहाँ कर रखा है। दैट इज़ ऑल्सो मैटर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। नेक्स्ट इज रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रिसाइडिंग है, बेसिकली इन द रूरल एरियाज और इन द अर्बन एरियाज। ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन जो ज़्यादा पॉपुलेशन अगर वो रूरल एरियाज में रहेगी तो ऑब्वियसली उनके पास जो ऑक्यूपेशंस होंगे वो भी प्राइमरी सेक्टर के ज़्यादा होंगे, बिकॉज द मच रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल इन द रूरल एरियाज। और अगर पॉपुलेशन कहीं अर्बन एरियाज में है तो ऑब्वियसली the maximum population will involve in the secondary or the tertiary sector. And the last one is the literacy. That is also plays an important role in the population structure. If the population will be literate, obviously they will do a good job, laborious jobs, and in the absence of literacy there may be lots of adverse circumstances in the occupations and in their lifestyles also. So in this chapter we will discuss all these aspects like age structure, sex ratio, occupational structure, population composition, and the literacy. So first of all we are talking about age structure. Okay, age structure matters. The age based classification of population is termed as age structure. वही बात है कि जब हम
पॉपुलेशन का एज बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं, एज के आधार पर जब हम उसे क्लासीफाई करते हैं तो उसे एज स्ट्रक्चर कहते हैं। अंडर एज स्ट्रक्चर द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट एजेस ऑफ अ कंट्री और अ रीजन आर कैप्ड इन कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर एज। इस स्ट्रक्चर के तहत जो पॉपुलेशन है जो कि अलग अलग एजेस की है उसे हम इन कैटेगरीज में रखते हैं। द पॉपुलेशन इज कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप्स। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसे हम 3 ग्रुप्स में रखते हैं। 0 to 14 ईयर जो कि डिपेंडेंट कहलाते हैं। 15 to 64 ईयर्स जो ये एज है ये वर्किंग फोर्स यहाँ कहलाती है, जो कि मेनली डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे होती है? बिकॉज यही वो ग्रुप है जिसके द्वारा जो है वो अर्निंग की जाती है, पैसा कमाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग कोई भी देश की जो नेशनल इनकम है या जीडीपी है वो इंक्रीज होती है। फाइन, तो अगर कोई भी कंट्री में ये स्ट्रक्चर अगर हाईएस्ट है, अगर यहाँ पर ये परसेंटेज 15 to 64 ईयर्स का अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली द कंट्री विल डेवलप्ड ऑटोमेटिकली। बट कोई से भी देश में अगर ऊपर वाला या नीचे वाली कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं तो वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी देश को उसकी स्थिति को जानने के लिए, उसकी कंडीशन को जानने के लिए ये बेसिकली एज बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है इसको स्टडी किया जाता है। एंड द लास्ट ग्रुप इज 65 प्लस जो कि सीनियर सिटीजन्स होते हैं एंड दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट। ऑब्वियसली इसके बारे में हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक फैमिली में एक आदमी कमाने वाला है और उसके साथ अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट 5 to 10 मेंबर्स है तो ऑब्वियसली उस घर की जो कंडीशंस होंगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। जबकि अगर किसी फैमिली में 2 or 3 मेंबर्स अर्निंग करने वाले हैं और वहाँ पर अगर डिपेंडेंसी 5 to 10 मेंबर्स है तो ऑब्वियसली ही विल लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ कंपैरेटिवली टू द अदर फैमिली। फाइन, सो इस कंडीशन में जो कोई भी देश के डेवलपमेंट के पीछे जो इसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो ये कि जो हमारी सेकंड कैटेगरी है ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसका परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, देन ऑटोमेटिकली द कंट्री और एनी रीजन विल डेवलप। नेक्स्ट थिंग इज in order to determine the productive population of a country, it is necessary to study the age structure of its population। वही चीज़ जो हमने अभी लास्ट में डिस्कस की कि हमें पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो एज स्ट्रक्चर है इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है अगर हम प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को जानना चाहते हैं। तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कौन है? 15 to 64 ईयर्स एज वाले जो लोग हैं वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। तो वो इस एज स्ट्रक्चर को जानने के साथ ही हम ये पता लगा पाएंगे कि किसी भी देश की जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो कितनी है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डेटा ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर 2014, 6.8% पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज ऑफ द सीनियर सिटीजन्स। हम सबसे पहले यहाँ सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं तो जो सीनियर सिटीजन्स है वो लगभग 6.8% है टोटल पॉपुलेशन का। ये वर्ल्ड एस्पेक्ट में है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर 2014। ये ग्लोबल डेटा है। इसमें हाईएस्ट सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में पाई जाती है जो कि 14.6% है। सेकेंड हाईएस्ट सिटीजन पॉपुलेशन परसेंट जो है बेसिकली सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन परसेंटेज जो है ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इसके बाद थर्ड हाईएस्ट नंबर पे एशिया आता है और उसके बाद फोर्थ हाईएस्ट नंबर पे अफ्रीका आता है। ये वो कंट्रीज़ है ये वो कॉन्टिनेंट्स है जहाँ पर कि मैक्सिमम सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन पाई जाती है। इन यूरोप इट्स अ 14.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, नॉर्थ अमेरिका 12.5% of the total population, it stands on a second place, and Asia stands on a third place with 5.8% of total population, and Africa on a fourth position 3.2% of the total population. Fine. So this is the data of a senior citizen found in the world. On the national level, age composition in percentage, यहाँ पर जो है वो कुछ डेटा दिए गए हैं। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये HDR 2004 की रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पर है।
अगर आप इसके लेटेस्ट अगर कोई डेटा चाहते हैं तो आप इन्हें गूगल कर सकते हैं, बट इन योर बुक जो 2004 की जो HDR की रिपोर्ट है उसके तहत ही ये सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये तीन कैटेगराइज, आप यहाँ तीन कैटेगरीज देख रहे हैं, 0 to 14 ईयर्स का एज, 15 to 64 ईयर्स एज और 65 प्लस। ठीक है, ये बेसिकली 2004 में 65 प्लस थी, पर अभी ये जो एज है ये 60 प्लस हो गई है, क्योंकि पहले रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स थी, बट प्रेजेंट में ये रिटायरमेंट की एज जो है वो 60 ईयर्स हो चुकी है। इसलिए अगर प्रेजेंट के डेटाज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये कैटेगराइजेशन कैसे मिलेगा, 0 to 14 ईयर्स, 15 to 59 ईयर्स एंड 60 प्लस। फाइन, बट दीज डेटास आर फ्रॉम 2004, that's why we are watching here this type of face composition. First of all, if we talk about the developed countries, so in developed countries the maximum 0 to 14 years age में 18.3% पॉपुलेशन है, 15 to 64 एज में 67.1% है और 65 प्लस में आपको 14.6% पॉपुलेशन है। अब इम्पॉर्टेंट बात जो इस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे स्टडी कर लीजिएगा। जो इसकी इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये फिगर्स को यहाँ पर देखेंगे तो सारे जो कंट्रीज़ हैं वो ये डेवलप्ड की कैटेगरी में लिखे हुए हैं, एंड इफ़ यू विल सी द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 ईयर्स, तो आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 20 से ज़्यादा नहीं हो रही है। अब कहने का मतलब जो 0 to 14 ईयर्स की जो एज ग्रुप है वो यहाँ पर केवल 20% तक ही है, केवल US की 21.6% ये जा रही है, जबकि अगर आप 15 to 64 ईयर्स का एज ग्रुप देखेंगे तो ये सारा का सारा जो फिगर है ये नियर अबाउट 70% के है, यानी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 70% जो है पॉपुलेशन वो वर्किंग फोर्स से है। तो ऑब्वियसली जब वर्किंग फोर्स आपके पास में ज़्यादा होगी तो वो अर्न भी ज़्यादा करेंगे, एंड ऑब्वियसली दे विल गिव द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, और इसी से ही देश के डेवलपमेंट की प्रोसेस भी स्टार्ट होगी। इसीलिए ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये डेवलप्ड की कैटेगरी में आते हैं। एंड इफ यू विल सी द 60 प्लस कैटेगरी, तो वहाँ पर आप देखेंगे 14%, 17% एंड 18% इज़ द हाईएस्ट। फाइन, सो कुल मिला के किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को देखने के लिए हमें उसका एज स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि केवल एज स्ट्रक्चर ही देखना पड़ेगा, बहुत सारी और भी एस्पेक्ट्स जो है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी देखने की इंपॉर्टेंस है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एज स्ट्रक्चर, तो हियर दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि उनका जो वर्किंग फोर्स वाला, जो मीडियम पार्ट वाला, जो मिडिल एज ग्रुप है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाएगा। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की कंडीशन देखें तो उसका ओवरऑल जो कैटेगरी है वो कितना है, 32.2% तो है आपका 0 to 14 ईयर्स एज में, और 15 to 64 ईयर्स में जो है वो कैटेगरी में आपका परसेंटेज है 62.6, एंड जो 65 प्लस कैटेगरी है वो है 5.2। मीन्स यहाँ पर काम करने वाले लोग जो है वो कितने हैं, 62.6%, लेकिन जो डिपेंडेंस का नंबर है वो कितना हो जाता है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, लगभग 37% का हो जाता है। इट्स अ ओवरऑल फिगर। इन द नेक्स्ट पेज वी विल सी द कैटेगराइजेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। फाइन, तो इस कंडीशन में हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। लेट्स सी, दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहाँ पर देखिए आप 0 to 14 यानी जो डिपेंडेंसी का जो परसेंटेज है वो कितना है, 41, 39, 38, 33 एंड 23 ऑल्सो। यहाँ चाइना का है, तो चाइना थोड़ी अच्छी कंडीशन में है बाकी सारी कंट्रीज से। अगर हम वर्किंग एज को अगर यहाँ देखें तो देखिए बहुत ही कम ऐसे चांसेस है जहाँ पर कि ऐसी कंडीशन है, 54, 56, 58। इंडिया का 61.6 है, लेकिन साथ ही इधर ये वाला जो फिगर है ये बहुत ही ज़्यादा हुआ जा रहा है। इसके बाद में साउथ अफ्रीका की कंडीशन थोड़ी ठीक है,
इसके बाद इंडोनेशिया इज इन अ बेटर कंडीशन टू अस, एंड श्रीलंका ऑल्सो, एंड चाइना ऑल्सो. सो इस तरह से ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ का एज स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें स्टडी करके हम उस देश के डेवलपिंग या डेवलप्ड होने की कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट द नेक्स्ट हेड इज सेक्स रेशियो. इससे पहले अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो मैं आपको इसका एक स्नैप जो है वो दिखा देता हूँ. यू कैन नोट डाउन इट इन योर नोटबुक. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो आप जानते हैं, पहले भी आपने अपनी जूनियर क्लासेस में ये सब पढ़ा होगा. सेक्स रेशियो मीन्स द सेक्स रेशियो इन अ पॉपुलेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द बैलेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स. ये आपको क्या करता है, मेल और फीमेल के बैलेंस को इंडिकेट करता है. अब इसको कैसे काउंट किया जाता है, तो पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं, ये आपको सेक्स रेशियो के तहत यहाँ दिखाया जाता है. ठीक है, तो द सेक्स रेशियो इन अ पॉपुलेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द बैलेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सेक्स रेशियो, अगर सेक्स रेशियो को आपको डिटरमाइन करना है तो द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इज फाउंड. यहाँ पर इसे कैसे देखा जाता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं प्रति 1000 पर. ठीक है, तो इससे हम सेक्स रेशियो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इंडिया में इसका फॉर्मूला क्या है सेक्स रेशियो आइडेंटिफाई करने का. सो इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज डिटरमाइंड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स मल्टीप्लाई 1000. The reasons where the gender discrimination is uncontrolled, the sex ratio is definitely unfavorable to women. ये वो कंडीशन है जहाँ पर कि लोगों के साथ, अगर महिलाओं के साथ कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण ये जो रेशो है वो अनफेवरेबल हो जाता है वुमेन्स के लिए. ऑब्वियसली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, इसलिए ये सेक्स रेशो इंडिया में बहुत ही कम है. जहाँ पर कि इस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं पाई जाती है. हम इसको एक टेबल के थ्रू यहाँ देखेंगे. पहले हम कुछ और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं. ड्यू टू इन्फेरियर स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एक्सेट्रा, द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ वुमेन इन मच हायर. हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति है सोसाइटी में ये काफ़ी इन्फेरियर है. इसके कारण इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ये बहुत ही ज़्यादा है. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब गर्भ में ही एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ही जो बेबी है उसे वहीं पर ही इन द स्टमक, जब वो बेसिकली अपनी माँ के पेट में होता है उसी वक्त उसे जो है वो मार दिया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी. सो वी कैन से इट इज़ इफ यू हर्ड इन प्रीवियस द फीमेल फोर्टिसाइड केसेस, तो दिस इज़ द सेम थिंग. फाइन, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो इन देशों में ज़्यादा है चूँकि यहाँ पर जो वुमेन्स है उनका स्टेटस थोड़ा इन्फेरियर है. दिस कॉजेज एडवर्स सेक्स रेशियो टू इंक्रीज एंड द ओवरऑल सेक्स रेशियो बिकम्स अनफेवरेबल टू वुमेन. इसके कारण क्या होता है, जो सेक्स रेशियो है उसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट यहाँ पड़ते हैं और इसके कारण जो महिलाओं का जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है वो भी अनफेवरेबल हो जाता है. चलिए एक हम इसका ग्लोबल सेक्स रेशियो जो है अकॉर्डिंग टू 2004 रिपोर्ट्स हम यहाँ देख लेते हैं. आपकी बुक में सारे जो डेटाज हैं वो 2004 के ही हैं. सो इफ़ यू वांट सम लेटेस्ट डेटाज तो वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे. इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम टू फाइंड आउट दीज डेटाज यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी इन अ नेक्स्ट वीडियो और बाय द कमेंट्स. फाइन, सो हियर are the description of the global sex ratio of 2004. If we see the perspective of the world, so the sex ratio in the world is 985. यानी अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पर ये सेक्स रेशियो 985 पर मेल जो है पर 1000 मेल्स है. यानी 1000 पुरुषों पर पूरे विश्व में 985
महिलाएं हैं, 985 महिलाएं हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो इन एशिया दिस सेक्स रेशो इज 1002, अफ्रीका 957, यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, यूरोप 1072 इज इन अ गुड कंडीशन, Latin America, which is also known as South America, 1018 is also in a good condition. North America, 1027 is also in a good condition. But in Oceania 990 sex ratio is. Oceania in the sense Australia and Antarctica continent. Fine. So both continents are included, includingly called Oceania. Fine. Because all. हाँ चलिए ठीक है. नाउ द डिवाइडेशन ऑफ वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन सेक्स रेशो. अब यहाँ पर जो पूरा वर्ल्ड है उसका डिवाइडेशन किया गया है सेक्स रेशो में वेरिएशंस के बेसिस पर. तो यहाँ पर जो सबसे यहाँ बेसिकली 4 कैटेगरीज रखी गई हैं. कंट्रीज विद हायर सरप्लस फीमेल नंबर्स, यानी ऐसे देश जहाँ पर कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत अधिक है. दूसरी कैटेगरी में हम पढ़ेंगे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी एक तो हायर सरप्लस, एक सरप्लस, यानी जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है और इक्वलेंट है. इसके बाद में हम जो 2 कैटेगरीज हैं उनमें हम पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन जो सेक्स रेशो है उसके अंदर पुरुषों का परसेंटेज जो है वो हाई सरप्लस पे है, और फिर उसके बाद में सरप्लस कंडीशन ऑफ द मेल्स. तो इस तरह से 4 कैटेगरी यहाँ पर देखी गई हैं. अगर आपको ये नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, हम एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे. कंट्रीज विद हाई सरप्लस फीमेल नंबर्स, यहाँ पर मैं फिर एक बार बता दूँ, सेक्स रेशो में वेरिएशंस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ को यहाँ पर जो है वो डिवाइड किया गया है. ठीक है. तो द फर्स्ट कैटेगरी इज कंट्रीज विद हाई सरप्लस फीमेल नंबर्स, यानी जहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली मेल्स. तो countries having a sex ratio of more than 1050 are included in this category. ऐसे देश जहाँ पर कि 1050 से ज़्यादा महिलाएं पाई जाती हैं ऑन पर 1000 मेल्स, वो इस कैटेगरी में आते हैं. अब ये कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस, कनाडा एंड द साउदर्न रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका. ये ऐसे है देश हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर कि वुमेन्स का नंबर 1050 से ज़्यादा है. इसके बाद में कंट्रीज़ विद सरप्लस फीमेल नंबर्स, ये उससे थोड़ा कम कैटेगरी है, यानी कि जहाँ पर 1050 से लेकर 1000 तक के जो जहाँ पर महिलाओं का सेक्स रेशो है वो इसमें आते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर कौन कौन से देश हैं? दैट इज़ यूक्रेन, थाईलैंड, बेलारूस, कंबोडिया, पोलैंड, म्यांमार, मंगोलिया, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड कजाकिस्तान. ये सारे देश जो हैं ये इस सरप्लस फीमेल जो ग्रुप है इसमें आते हैं. ठीक है. यू कैन नोट डाउन इट. नेक्स्ट कैटेगरी इज कंट्रीज विद सरप्लस मेल नंबर्स. अब यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया है, पहले हम फीमेल्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ मेल्स की बात करेंगे. बिकॉज 4 कैटेगरी हो सकती है, जहाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ महिलाएं ज़्यादा या इक्वल हैं, फिर जहाँ पर पुरुष इक्वल हैं या पुरुष ज़्यादा है. तो यहाँ पर हम सरप्लस मेल नंबर्स को देख रहे हैं. तो यहाँ पर वो कैटेगरी है. इन दिस कैटेगरी द सेक्स रेशियो वेरीज बिटवीन 1000 to 950. दीज इंक्लूडेड कंट्रीज लाइक, ये वो देश है जहाँ पर कि पुरुष 1000 से 950 के बीच में, सॉरी जो हम महिलाएं 1000 से 950 के बीच में है, 1000 से 950 के बीच में है. ठीक है. इंडिया इज़ द मोर सॉरी इसके अंदर जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, ईरान, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, क्यूबा, चाइना एंड ब्राज़ील. इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है कंट्रीज़ विद हाई सरप्लस मेल मेंबर्स. यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है वो 950 से लेस देन है, यानी यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के कंपैरिजन में 950 ही है, 1000 मेल्स के कंपैरिजन में 950 से कम है. इंडिया इसका मेजर रिप्रेजेंटेटिव है, यानी इंडिया इस कैटेगरी में आता है जहाँ पर कि पुरुषों की संख्या कंपैरेटिवली महिलाओं से ज़्यादा है. और इसके जो मेन रीजंस है ऐसा क्यों है इंडिया में, तो उसके मेन जो रीजंस है वो है कि ये जो द मेन रीजंस फॉर दिस
कंडीशन इज द कंट्रीज ट्रेडिशनल सोसाइटी. आज भी हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो ट्रेडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं. एजुकेशन की कमी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ कम है. इसके अलावा सेफ्टी एंड रिस्पेक्टेबल प्लेस इन सोसाइटी फॉर वुमेंस की भी कमी है. यहाँ पर जो है वो महिलाओं की सेफ्टी नहीं है, साथ ही इन्हें आज भी रिस्पेक्टेबल प्लेस जो है वो नहीं दिया जाता. दैट्स वाई द इंडिया is considered in a high surplus male numbers category, right? So dear student, with this topic we complete our chapter here today. We complete today's video. In tomorrow's video we will discuss about the next topics, remaining topics about the basically population structure and basically literacy and all that. So आज के लिए हम यहीं ख़त्म करते हैं. Thank you so much. I hope you understood all the topics clearly. In spite of, if you have any problems, doubts, you can ask to me on my WhatsApp number. I am always there to help you. Keep steady, keep smiling. Thank you. Have a nice day.